हमारे देश में अगर आप एक IAS या फिर IPS ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट UPSC पेपर देना होता है। IIT से इंजीनियरिंग करनी है, एम्स से मेडिकल या NLU से लॉ, तो आपको ऐसे एग्जाम देने पड़ेंगे या हजारों लाखों स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे हैं कुछ पोजीशंस के लिए। पर अगर आपको पॉलिटिकल लीडर बनना है तो सिचुएशन बहुत अलग है। सर इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? कौन सा जॉब? देश को चलाने का जॉब सर। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की एजुकेशन के बारे में डिबेट रेगुलरली चर्चा में आता रहता है। एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना। You are being ruled by leaders, so many of them who do not have that viewpoint, which I think education does give you at least the chance to look out for a different viewpoint. काजोल को तो क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी कि वो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रही। एजुकेशन की वजह से कुछ लीडर्स की आलोचना भी करी जाती। तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है। ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है। और कुछ लोग की प्रशंसा। What is your opinion about for Mr. Jaishankar as the Foreign Minister of India? I think he's very good. I think he's extremely. See, it's an extremely interesting decision that the Prime Minister took. That this is a ministry that requires a specialist. जैसे डॉक्टर जयशंकर ने MA और PhD करी है इंटरनेशनल रिलेशंस में JNU से। कुछ साल पहले तो कर्नाटका के एक स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा था कि वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जिससे इलेक्शंस कंटेस्ट करने की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। और ये डिबेट कोई नया नहीं है, बल्कि हजारों साल से। सोक्रेटिस जो एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप समुद्र में जा रहे हो तो आप अपनी नाव का इंचार्ज उस व्यक्ति को बनाना चाहोगे जो समुद्र के तौर तरीके जानता है, वरना हमारी नाव डूब नहीं जाएगी। Tripura Chief Minister Biplab Kumar Dev say that mechanical engineers should not offer civil services, but that civil engineers should, because those in administration need to build a society and civil engineers have that knowledge. I've seen a lot of debate on social media and given rise to an important question. Should elected representatives have a criteria for minimum educational qualification? In fact, हरियाणा ने एक लॉ भी पास किया है जिसकी वजह से पंचायत इलेक्शंस में एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। 2019 तक राजस्थान में भी ऐसा लॉ था। जब भी ये डिबेट हमारे देश में आता है, अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल रूप ले लेता है, जहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे लीडर्स को टारगेट करती रहती है। पर ये डिबेट बहुत गहरा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इसके बारे में विचार किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो इस मुद्दे पर कई लाइनें लिखी हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट्स आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताओ कि इस डिबेट में आप किस साइड में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन इज फाउंडेशन अपॉन व्हिच आवर सिविलाइजेशन हैज बीन बिल्ट। पहले जानते कि आज की सिचुएशन है क्या इंडिया को दूसरे देशों से कंपेयर करके। यूएस की बात करें तो उधर के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑलमोस्ट सभी ग्रेजुएट हैं। यूके में परसेंटेज हो जाती है 85%। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से 73% हमारे MPs ग्रेजुएट हैं, 25% पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 4% के पास तो PhD है। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में कई डिग्रीज एक्चुअली बस पेपर डिग्रीज होती है। मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। गुड। पर इस मामले में इंडियन स्टेट्स की सिचुएशन और बुरी है। करीब 37% चीफ मिनिस्टर्स ग्रेजुएट हैं, बस एक के पास एक PhD है, एक 10th पास है और 3 बस 12th पास है। अगर हम स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स की बात करें तो उनमें से बस 25% ही ग्रेजुएट है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है MPs और MLAs के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस बारे में डिबेट नहीं हुआ था। इनफैक्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने कहा था कि हमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखनी चाहिए। उस मेंबर का नाम था श्री ब्रजेश्वर प्रसाद। 2 जून 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स की मेंबर्स की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर नहीं। इस डिबेट के दौरान एक मेंबर ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया, पर इस अमेंडमेंट पर डिबेट हुआ नहीं। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर के मेंबर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और उन्होंने क्या कारण दिया? उन्होंने कहा एक डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपनी जिम्मेदारी उठाने से पहले। वो कहते हैं कि अगर हम एक अच्छा सरकारी सिस्टम बनाना चाहते हैं तो लेजिस्लेचर्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही तो कोई एंट्रेंस एग्जाम हम कर सकते हैं। इनफैक्ट साउथ कोरिया में ऐसा होता है। पीपल पावर पार्टी, जिसने पिछले साल देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे उन पॉलिटिशियंस के लिए जो इस पार्टी से
टिकट्स चाहते हैं। इस एग्जाम में कई तरीके के सवाल हैं। साउथ कोरिया में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, उनके नॉर्थ कोरिया के साथ कैसे संबंध है, और पिछले साल पार्टी ने 130 पन्नों के सैंपल क्वेश्चंस भी पब्लिश करे थे। अगर साउथ कोरिया में एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर सकती है तो हमारा देश ये क्यों नहीं कर सकता? हमारे देश में तो हर चीज के लिए एक एग्जाम है, तो पॉलिटिशियंस के लिए क्यों नहीं? और देश को चलाना कोई आसान चीज थोड़ी है। जैसे हमारे देश में करीब 50 मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस, एजुकेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर। अब एक मिनिस्ट्री को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए होगी ना। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं, अभी हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, जिन्होंने PhD करी JNU से और इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करी 1977 में। अपने करियर के दौरान वो सिंगापुर, चाइना और US जैसे देशों के एम्बेसडर्स भी रहे। 2015 से 2018 के बीच वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो जहाँ मैंने बात करी कि उनकी क्वालिफिकेशंस की वजह से वो कितने अच्छे मिनिस्टर बन पाए। और एक इंस्टीट्यूट की स्टडी ने दिखाया कि वो पॉलिटिशियंस जिनके पास रेलेवेंट एजुकेशन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, वो अपनी मिनिस्ट्री में एक अच्छी लीडरशिप दिखा पाते हैं। उसी स्टडी ने कहा कि कई बार रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट करने में देरी हो जाती है क्योंकि लीडर्स के पास इतनी समझ नहीं होती कि कौन सा रिफॉर्म कब करना चाहिए। ये तो एक बाहर के इंस्टीट्यूट ने कहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी ही राय है। 2015 में हरियाणा स्टेट असेंबली ने एक लॉ पास किया था जिसने कहा था कि हरियाणा के पंचायत इलेक्शंस में लड़ने के लिए सभी लीडर्स को एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता घोषित करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास, दलित और महिलाओं के लिए 8वीं पास होना जरूरी कर दिया था। पर कई लोगों ने कहा कि इस लॉ की वजह से करीब 68% शेड्यूल कास्ट महिलाएं और 41% शेड्यूल कास्ट मर्द पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा कि एजुकेशन की वजह से कैंडिडेट्स पंचायत की ड्यूटी ढंग से कर पाएंगे, और उन्होंने कहा कि एजुकेशन ही है जिससे एक इंसान को पता चलता है सही और गलत में फर्क। और इनफैक्ट रिसर्च ने दिखाया है कि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस बेहतर काम कर पाते हैं। ये है एक तेलुगु मूवी लीडर जो दिखाती है कि एक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को मारा जाता है और उस चीफ मिनिस्टर का बेटा एजुकेटेड है और US में एक बड़ा बिजनेसमैन है। पिताजी की मृत्यु के बाद बेटे को पता चलता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम तो कितना करप्ट है, और ये एजुकेटेड बेटा इसी सिस्टम को ठीक करने चले जाता है। ये एक मूवी थी, पर रिसर्च ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। ये है BPL कार्ड्स। ऐसे कार्ड्स उन परिवारों को दिए जाते हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ताकि उनको सरकार की तरफ से समर्थन मिल सके, जैसे फ्री अनाज हो गया या फिर फ्री दवाइयाँ। अब BPL कार्ड्स देना एक अच्छा इनिशिएटिव है, पर इस सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स है। ऐसे कई बार इन कार्ड्स को ऐसे परिवार यूज करते हैं जो गरीब नहीं है, जिसकी वजह से कई गरीब परिवारों को ये कार्ड्स मिलते ही नहीं, और इसके पीछे एक मेन कारण है करप्शन। 2005 में इस मुद्दे पर रिसर्च करी गई। रिसर्चर्स ने 250 से ज्यादा गांव लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के, ये देखने के लिए कि किन परिवारों के पास ये BPL कार्ड्स थे। रिसर्चर्स को दो चीजें पता चली। पहला कि वो परिवार जो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं गांव में, उनके पास ज्यादा संभावना है कि उनके पास एक BPL कार्ड होगा। अब ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। इंडिया में सबसे पावरफुल स्टेटमेंट यही है, तू जानता है मेरा बाप कौन है। तो सब पॉलिटिकली कनेक्टेड रहना चाहते हैं। दूसरी चीज जो उनको पता चली वो थी कि अगर हम एजुकेटेड पॉलिटिशियन और अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन को कंपेयर करें तो एजुकेटेड पॉलिटिशियन के करप्ट होने की संभावना बहुत कम है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एजुकेटेड पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं होते और एक अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन करप्ट होगा ही होगा, पर इस स्टडी ने दिखाया है कि ऑन एवरेज एजुकेटेड पॉलिटिशियंस कम करप्ट होते हैं। और हमें हमारी जिंदगी में निर्णय एवरेज के बेसिस पर ही लेना चाहिए, एक्सट्रीम केसेस पे नहीं। जैसे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो करोड़पति बनकर लॉटरी जीत कर, एक आदमी की 16,500 करोड़ की लॉटरी लग गई। पर अगर आपको करोड़ रुपए कमाने हैं तो बेस्ट तरीका लॉटरी खरीदना नहीं है बल्कि मेहनत करना है। इसी वजह से हमें एवरेजेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर करप्शन का मतलब ये नहीं है कि एजुकेटेड पॉलिटिशियन बेहतर काम कर रहे हैं। उसके बारे में क्या रिसर्च है? ये नजारा है 9 महीने पहले का, जब मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में कुत्ते घूम रहे थे। यह उत्तर प्रदेश का एक सरकारी अस्पताल जो मानो एक जू हो। हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में हम सभी लोग जानते ही होंगे। लैंडसेट की एक स्टडी ने दिखाया कि 195 देशों में से हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रैंक 145 है। हेल्थ के मामले में एक बड़ी समस्या हमारे देश में है नियोनेटल मोर्टेलिटी। नियोनेटल मोर्टेलिटी मेजर करती है कि एक बच्चे के पहले 28 दिन में मौत होने की क्या संभावना है। इसको मेजर किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ्स। 2020 में हमारी नियोनेटल मोर्टेलिटी थी 20%, जबकि US, UK, ऑस्ट्रेलिया और चाइना की ये मोर्टेलिटी रेट
2 से 3% के बीच है। श्रीलंका और बांग्लादेश के भी बेहतर रेट्स है हमारे से। 2022 की स्टडी की एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। इस स्टडी ने दिखाया कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में लीडर ज्यादा एजुकेटेड होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट की न्यूनेटल मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। उसने दिखाया कि अगर आपका पॉलिटिशियन ग्रेजुएट डिग्री का होता है तो उससे ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं रजिस्टर करती हैं अपने आप को, बेहतर सप्लीमेंट्स लेती हैं और हेल्थ केयर वर्कर से एडवाइस भी मांगती हैं। तो एक ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियन हमारी सेहत के लिए बेहतर है। सेहत के अलावा वो हमारी एजुकेशन के लिए भी बेहतर है। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WENDAY, सैटरडे STATAR। संडे का स्पेलिंग क्या पढ़ाती हैं? संडे का SANDE। ये कुछ सीन्स है बिहार के स्कूल से। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। एक तरीका क्या है इन चीजों को फिक्स करने का? ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियंस। 2019 में एक ऐसी ही स्टडी हुई जिसने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर ज्यादा एजुकेटेड लीडर्स हुए तो क्या उससे उस डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन लेवल बेहतर होती है। और रिसर्चर्स ने पाया हाँ ऐसा होता है। डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेटेड लीडर लाने से 6 से 10 साल के बच्चों के रीडिंग और मैथ स्किल्स 4.5 से 7.5% तक बढ़ सकता है। एक एजुकेटेड लीडर की वजह से स्कूल्स की संख्या, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल्स की फंडिंग बढ़ जाती है। पर रिसर्चर्स को एक बहुत अजीब चीज मिली कि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस एजुकेशन तब इम्प्रूव करते हैं जब वो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट में हो। वो स्टेट जो इतनी डेवलप नहीं है उधर एजुकेटेड पॉलिटिशियंस इतना काम नहीं कर पाते। ये रिसर्चर्स का मानना है कि लेस डेवलप्ड स्टेट्स में एजुकेशन इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस का ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता। तो एजुकेटेड पॉलिटिशियंस कम करप्ट होते हैं, आपकी सेहत बेहतर करते हैं और आपके बच्चों की पढ़ाई, और फाइनली वो आपको अमीर भी बनाते हैं। एक स्टडी ने दिखाया कि एक ग्रेजुएट लीडर को इलेक्ट करने से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ग्रोथ रेट करीब 3% तक बढ़ सकती है। पर ये ग्रोथ रेट मेजर करी है नाइट लाइट्स की इंटेंसिटी से। अब नाइट लाइट्स इंटेंसिटी क्या हुआ? ये एक नया इकोनॉमिक इंडिकेटर है। आपने ये फोटो कई बार देखी होगी जो दिवाली में फेक न्यूज की तरह फैलती है कि ये नासा सैटेलाइट ने फोटो ली है इंडिया की दिवाली के दौरान। पर ये फोटो दिवाली की पटाखे की नहीं है बल्कि रात में हमारे देश में जो लाइट्स होती हैं उनकी है। कई इकोनॉमिस्ट इन लाइट्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा एरिया कितना डेवलप्ड है। जैसे अगर आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कितना ज्यादा ब्राइट है। और इस स्टडी ने यही पाया इंडिया के केस में कि जितने ज्यादा लीडर्स एजुकेटेड होंगे उतनी ज्यादा नाइट लाइट्स होंगी उस एरिया में। ज्यादा नाइट लाइट्स का मतलब है कि बेहतर जीडीपी ग्रोथ। इनफैक्ट स्टडी ने दिखाया कि एक ग्रेजुएट एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड्स और बिजली की सप्लाई इंप्रूव कर देता है। तो अगर भाई एजुकेटेड पॉलिटिशियंस कम करप्ट हैं, एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं और इसके अलावा आपको पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं तो डिबेट तो खत्म हो गया ना, वीडियो बंद कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डिबेट बहुत गहरा है, इसलिए दूसरी साइड के आर्गुमेंट सुने बिना हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और पहला आर्गुमेंट है कि एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। यह है कुमारस्वामी कामराज। अगर आप नहीं जानते तो के कामराज एक फ्रीडम फाइटर थे और तमिलनाडु के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के साथ साथ उस समय की मद्रास स्टेट के 2 बार चीफ मिनिस्टर भी बने। अपने चीफ मिनिस्टर के टेन्योर के दौरान उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में भारी इन्वेस्टमेंट्स करी। उनकी पॉलिसीज की वजह से 1962 तक मद्रास स्टेट की 85% पॉपुलेशन को फ्री एजुकेशन दी जा रही थी और उन्होंने गरीब से गरीब एरियाज में स्कूल्स खड़े करे। इनफैक्ट उनकी एक स्कीम ने मद्रास स्टेट का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नक्शा बदल दिया। मिड डे मील स्कीम, वही स्कीम जिससे स्कूल के बच्चों को फ्री खाना दिया जाता है स्कूल के दौरान। और रिसर्च ने दिखाया कि इससे कितना फायदा पहुंचा है हमारे देश को। ज्यादा बच्चे स्कूल गए हैं और बेहतर खाना मिलने से बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ा है। कई स्टेट्स ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है जैसे वेस्ट बंगाल और केरला। पर आप शायद के कामराज के बारे में एक चीज नहीं जानते होंगे कि वो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे जो हमें दिखाता है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है एक बदलाव लाने के लिए। और यही बात करी डॉक्टर अम्बेडकर ने। उनका कहना था कि एजुकेशन कोई गारंटी नहीं है इंटेलिजेंस की। हमारी राजनीति में डिबेट चल रहा था कि वोटर की क्या कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर सबको वोटिंग राइट दी जानी चाहिए। एक तरफ थे वो लोग जो कह रहे थे बस एजुकेटेड लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। पर इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वो लोग जो मानते कि एक वोटर के लिए एजुकेटेड होना जरूरी है वो 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती है
कि वो मानते हैं कि एक अनएजुकेटेड पर्सन इंटेलिजेंट नहीं होता, और दूसरी गलती है कि वो मानते हैं कि एजुकेशन से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। अब इस समय डॉक्टर अंबेडकर वोटर्स की बात कर रहे थे, पर हम ये सेम लॉजिक पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पॉलिटिकल लीडर्स की बात आई कि उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस सदन में वो लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, फिर भी वो अपनी कम्युनिटीज की बात ढंग से आगे रख पाते हैं। उनका मानना था एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, जो हमें लेकर आते हैं दूसरे पॉइंट पर। इस ग्राफ को देखिए, अमन मदन जो एनसीईआरटी की कई कमिटीज में रह चुके हैं, उन्होंने रिसर्च करके दिखाया कि जो एजुकेशन की एक्सेस है वो इक्वल नहीं है हमारे देश में। कुछ कम्युनिटीज के लिए ज्यादा आसान है एजुकेशन हासिल करना। अगर हम कॉलेज की बात करें तो जहाँ जनरल कास्ट की एनरोलमेंट रेट है 40%, एससीज और एसटीज की बस 20 और 50% है। तो अगर एक्सेस टू एजुकेशन सेम नहीं है हमारे देश में, तो क्या हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे होंगे अगर हम एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेकर आ रहे थे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए? डॉक्टर अंबेडकर का भी यही डर था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बहुत एजुकेटेड है और ऐसी कम्युनिटीज है जिनको ठीक से एजुकेशन नहीं दी गई। तो उनको डर था कि हमारी राजनीति में फिर कुछ कम्युनिटीज के ही रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे अगर हमने एक फिक्स क्वालिफिकेशन कर दी। वो मानते थे कि पॉलिटिक्स क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं है बल्कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। पर इसका हम काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बोल सकते हैं कि हमारी राजनीति में कई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशंस है, तो रिप्रेजेंटेशन तो इम्पैक्ट नहीं होगी। हाँ, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि उन कम्युनिटी से बस अब कुछ लीडर्स ही इलेक्शंस लड़ पाएंगे। हो सकता है कि उससे उन कम्युनिटीज को इंकरेजमेंट भी मिले कि एजुकेशन हासिल करना कितना जरूरी है। तीसरा आर्गुमेंट जो दिया जाता है वो है कि पॉलिटिशियंस को इतना नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है किसी भी एक फील्ड में, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए कई लोग हैं, और उस चीज का नाम है इंडियन ब्यूरोक्रेसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं कई सब्जेक्ट्स पर। वो एक बहुत मुश्किल एग्जाम क्रैक करने के बाद IAS, IPS या फिर IFS ऑफिसर बनते हैं। एक पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी को कम्युनिकेट करना, और उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो क्या पॉलिटिशियंस के लिए हमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए भी जब हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है उनको सपोर्ट करने के लिए? कई मिनिस्टर्स एक प्रिंसिपल एडवाइजर रखते हैं जिनके पास अपने फील्ड की जानकारी होती है, और मोदी सरकार ने तो लैटरल हायरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे एक्सपर्ट जो राजनीति में नहीं है वो हमारी सरकार की मदद करें। जैसे नंदन नीलकनी, जिन्होंने कई साल इन्फोसिस में काम किया और अब वो हमारे देश की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। और चौथा आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिटिशियंस का ऑलरेडी एक एंट्रेंस एग्जाम है, पर वो एग्जाम बस उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक नहीं करता, वो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या वो अपनी कम्युनिटी को ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कई चीजों को मापता है। उस एग्जाम का नाम है इंडियन इलेक्शन। एक ऐसा एग्जाम जो हर 5 साल में होता है, और हम माने या फिर ना माने सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक है। अब इस एग्जाम के लिए कई बार पैसे देने भी पड़ते हैं पॉलिटिशियंस को, और एग्जाम पास करने के बाद वो ढंग से पैसे कमा भी सकते हैं। तो क्या हमें पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक और एग्जाम चाहिए? अब हमने दोनों साइड के आर्गुमेंट समझ लिए। एक तरफ रिसर्च क्लियरली कहती है कि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस होने से हमारे देश का फायदा होता है। दूसरी तरफ है वो आर्गुमेंट जो कहते हैं कि एजुकेशन कोई गारंटी नहीं है कि एक पॉलिटिशियन अच्छा काम करे। बिना एजुकेशन के भी एक पॉलिटिशियन अच्छा काम कर सकता है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि एक पॉलिटिशियन का काम एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन करना है। उनके पास ब्यूरोक्रेसी है मदद करने के लिए, और उनके पास एक एंट्रेंस एग्जाम है ही, इंडियन इलेक्शंस। तो मेरे हिसाब से 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो हमें एक एंट्रेंस एग्जाम रखें या फिर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डालें कि किसी भी लीडर को ग्रेजुएट होना पड़ेगा इलेक्शंस लड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि ऐसी क्वालिफिकेशंस होनी ही नहीं चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि हम मानते कि एजुकेशन जरूरी है, पर अभी हमारा देश रेडी नहीं है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। इस चीज में हम क्वालिफिकेशन रखने की बजाय वोटर्स को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए उनके लीडर्स की एजुकेशन के बारे में। जैसे 2008 में दिल्ली में एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ वोटर्स को पॉलिटिशियंस का रिपोर्ट कार्ड दिया गया था उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, और रिसर्च ने पाया कि इस रिपोर्ट कार्ड देने के बाद वोटर्स दारू या फिर किसी और चीज की वजह से अपना वोट बेचते नहीं थे, वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ और वो एक बेहतर लीडर के लिए वोट करने लग गए। तो तीसरा ऑप्शन हुआ कि हमने कोई रूल नहीं क्रिएट किया, पर हम वोटर्स को ज्यादा इन्फॉर्म करने लग गए उनकी लीडर्स की एजुकेशन के बारे में। आप किस ऑप्शन से अग्री करते हैं और क्यों?
या फिर आपके मन में एक चौथा ऑप्शन है, प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि हम इस डिबेट को आगे बढ़ा सके। अगर आप एक उदाहरण देखना चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एक मिनिस्टर की लाइफ में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं डॉक्टर जयशंकर के बारे में, जहाँ मैंने बात करी कि क्या डॉक्टर जयशंकर हमारे देश के सबसे बेस्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर्स में से एक हैं या फिर नहीं। तो इस वीडियो को जरूर देखना।